वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुभम बत्रा, सौम्यजीत चक्रवर्ती, प्रतीशा पात्रा, अर्पित जैन, आदित्य और मैं अब यूट्यूब से भी देखता हूँ। आयुष मित्तल, तरुण, अंकित और उज्जवल, गौरी, सौम्यजीत और यूट्यूब से नीतीश अरोड़ा, आदर्श पांडे, खुशी शाह, शशांक और रवि, तेजस, हिमांशी और इधर से सत्यम कुमार, एकता अग्रवाल, गार्गी सिंह, प्रतीशा पात्रा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत सारों के नाम नहीं ले पाया, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। सब कह रहे हैं राम राम ताऊ जी। बिल्कुल ठीक, राम राम। राम राम सा, कैसे हो तुम? नमन, आदित्य, करुणा, प्रेरणा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड में रिकॉग्नाइज का क्या मतलब होता है? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस में डालना। ठीक है, मैं अगर ये बताओ कि मैंने आपसे कितने पैसे लिए क्लासेस के लिए, सर आपने हमसे 16,000 रुपए लिए क्लासेस के, पर मैंने रिकॉग्नाइज कितना किया अपने प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स को, वो रिकॉग्नाइज अलग हो गया। आपसे लिया, हो सकता है मैं आधा इस साल रिकॉग्नाइज करूं, आधा मैं अगले साल रिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्नाइज मतलब पी&एल में डालना। चलिए। तो कल परसों हम लोग पढ़ रहे थे जिसके अंदर हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की, कि जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का रेवेन्यू हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो हम आज थोड़ी सी इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो मेरे पास चूंकि अभी किताब का प्रिंट आउट नहीं आया है, बट मैंने उसके लिए जो प्रिंट आउट आपको मिलना है, मैंने वो अपने पास रखा हुआ है। आइए जी, मेरे साथ साथ सब बच्चे यहाँ देखेंगे। देखो साहब, ये नोट्स आपको मिलेंगे। इसकी बुक मिलेगी। तो मेरे पास अभी बुक नहीं है, तो मैंने उनका प्रिंट आउट निकलवा दिया है। अकाउंटिंग, जूम कर दें थोड़ा सा। वैसे क्या आप लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया था इन नोट्स को? चलो, प्रेरणा ने कहा हाँ डाउनलोड कर लिया है, उज्जवल ने भी कर लिया, प्रियंका ने भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है ये। शशांक ने भी कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इसके स्टैंडर्ड का नाम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? ध्यान से, हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। बताओ हर वर्ड को ध्यान से क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यू भी आने हैं। ओ क्या? हाँ तेजस बेटा, अभी ये ट्रांजिशन बैच, असल में ये क्लास जो हो रही है ना, ये प्रॉपर क्लास है। ये इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं आपका दूसरी चर्चा करना शुरू कर दूं कि ट्रांजिशन बैच का क्या होगा, इसका क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ। थोड़ी सी ब्राइटनेस का इश्यू बता रहे हैं बच्चे, बस अब मेरे ख्याल से ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मींस स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड। क्या मतलब होता है इसका स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड? स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड का मतलब होता है जिसके लिए जिसके लिए हमने मीटिंग की है। इसका मतलब जिसकी हमने मीटिंग करी है वो स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड है, बाद में कंस्ट्रक्शन हो रही है। मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसके अंदर ऑलरेडी किसी ने कंस्ट्रक्शन कर ली हो और फिर मीटिंग करी हो। ऐसा कोई एग्जाम्पल दो। क्या आपके पड़ोस में कोई ऐसा बिल्डर है जिसने फ्लोर बनाने शुरू कर दिए और बना करके उसके बाद लोगों से कहा आओ भाई साहब खरीद लो? लोग वहां पर आए, उन्होंने कहा हाँ मुझको ये खरीदना है। तो ये बताओ, क्या वो स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड है? स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड का मतलब है जो काम करवा रहा है वो काम होने से पहले उस पार्टी के साथ कांटेक्ट करेगा। क्या आपको बात समझ में आती है? अगर मैंने मकान बनवाना है तो मैं पहले दूसरे बिल्डर को बुलाऊंगा, बिल्डर मेरे पास आएगा, मैं बैठूंगा, हम दोनों आपस में नेगोशिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन होगी।
अगर कंस्ट्रक्शन पहले ही हो रही है और कंस्ट्रक्शन हो रही थी या हो गई है, अब वो मुझसे मीटिंग कर रहा है कि ये मकान लेना है, क्या वो इसमें कवर होगा? फटाफट से बताओ। तो जिन कंपनियों ने, डीएलएफ ने बड़े सारे अपार्टमेंट्स बना के रखे हुए हैं बेचने के लिए, क्या वो इसमें कवर होंगे? आराम से बताइए। भाई उन्होंने बना दी, बड़ी बड़ी टावर्स बना दी, टावर्स के अंदर उन्होंने बिल्कुल नक्शे वक्शे बना के मकान तैयार कर दिए हैं। अब वो आपको बोल रहे हैं आइए इस टावर में मकान खरीदिए। आप गए, आपने नेगोशिएट तो वहां भी करोगे, नेगोशिएट तो करोगे ना कि हाँ भाई कितने का लगाओगे? उसने कहा 2 करोड़ का, आपने कहा नहीं नहीं 2 करोड़ का नहीं, मैं तो 1.5 करोड़ दूंगा। फिर दोनों आपस में बातचीत करेंगे। पर ये क्या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? द आंसर इज नो। तो AS7 उन पे लगता है जिनके अंदर पहले नेगोशिएशन होती है, स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड, जो कंस्ट्रक्शन के लिए नेगोशिएटेड है। क्या इस पर MCQ पूछे जा सकते हैं? फटाफट से बताओ। क्या इस पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपको कि भाई बताइए कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज व्हिच आर स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड बिफोर कंस्ट्रक्शन, या स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, या स्पेसिफिकली नॉट नेगोशिएटेड, या स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड आफ्टर कंस्ट्रक्शन? बताओ विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब आपको अपने आप को तैयार रखना है। तो आई होप आप अपने पास जब ये छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ोगे ना, तो आपके एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। तो आप ना इसको मुझे दिखाओ। ये जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूं, इनमें से सारे के सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। वैसे आपकी एमसीक्यू की किताब भी बन गई है। प्रोबेबली वो किताब भी मैं बहुत जल्द आपके पास डाल दूंगा। तो ये रही वो एमसीक्यू की किताब, मैं भी उसको डाल दूंगा। ये देखिए सारे के सारे एमसीक्यू इसके अंदर डल गए हैं। ये एमसीक्यू की बुक है जो हमने बनाई है अपने पास, और ये एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, ये सब के सब क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए रेलेवेंट हैं। दीज आर ऑल रेलेवेंट, ओके। इसके अलावा आपके मोबाइल ऐप पर भी ये नहीं डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। तो यानी कि आपको जो मोबाइल ऐप से नहीं कर सकते यहां से करें, मैं कहूंगा दोनों से करें, बिकॉज दोनों में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है, ओके। शशांक कह रहे हैं कितने पेज के हैं? 42 पेज के हैं। बट ये अल्टीमेटली आपके लिए वो है जो आपके एमसीक्यू। मैं आपको ये कह सकता हूं शशांक कि आप मई 24 का पेपर जिन एमसीक्यू में से पूछा जाएगा वो ये 42 पेज के हैं, 43वें पेज की जरूरत नहीं है। अगर ये 42 पन्नों के एमसीक्यू घोट के पी गए ना, आपको एमसीक्यू बाहर से नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो मुझे कटवा दूंगा अपनी में। वापिस आइए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये स्पेसिफिकली ये नोट्स उसके हिसाब से ही बनाए गए हैं। स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स किसके लिए? टू, भाई बताओ कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए है? टू कंस्ट्रक्ट एनी एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स। मतलब क्या एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि दो बिल्डिंगें भी हो सकती हैं? फटाफट से बताओ। क्या एक ही बिल्डिंग का होगा कि दो बिल्डिंग भी हो सकती हैं? दो बिल्डिंग भी हो सकती हैं। विच आर इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड मतलब दो एक जैसे हैं। भाई दो बिल्डिंगें बनानी है, एक जैसी हैं। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, वो डिजाइन में एक जैसी हैं। इनमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस भी जोड़ेंगे रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। मैं जरा इसी बात के ऊपर और भी बात करना चाहता हूं। ये मैंने अपने पास पिछली क्लास की थ्योरेटिकल डिस्कशन है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, फटाफट से बताते जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग एरिया। फटाफट से बताओ क्या ये कंस्ट्रक्शन, और ये स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड है, मतलब ये कि पहले नेगोशिएट हुआ है बाद में काम हुआ है। क्या ये आपके पास कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है? यस और नो। कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग एरिया, कोई पार्किंग एरिया बनाना है, क्या ये कवर होगा? द आंसर इज यस। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट, फटाफट से बताइए क्या ये कवर होगा कि नहीं होगा? स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड है, मैं बार बार बोल नहीं रहा उसको। तो क्या ये कवर होगा? द आंसर इज यस, ये भी कवर होगा। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, अब हम क्या बोल देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटीरियर डेकोरेशन, क्या ये कवर होगा? कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटीरियर डेकोरेशन, क्या ये कवर होगा?
तो हर्षिता ने कहा सर ये तो नहीं लगता हमको इसके अंदर होगा, विदुष ने कहा होगा, आर्यन ने कहा होगा, अंकित ने कहा होगा, सौम्यजीत ने कहा नहीं होगा। बड़ा चक्कर पड़ गया। ये तो इंटीरियर डेकोरेशन, ये तो डिस्प्यूट हो गया हमारे पास कि ये कवर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है फॉर आर्किटेक्ट सर्विसेज, यानी कि नक्शा वक्शा बनाना है मकान का, हमने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपने आर्किटेक्ट से, क्या ये कवर होगा कि नहीं होगा? तो ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, कुछ बच्चे नो कह रहे हैं। तो आइए हम डेफिनेशन को एक बार फिर से देखें कि क्या है। These include, पढ़िए जरा। These include contracts of service। ओ, लेकिन कौन से वाले? रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, जो रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन है। मुझे फटाफट से ये बताओ, क्या आर्किटेक्ट का जो काम होता है वो रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन होता है? जो आर्किटेक्ट का काम होता है, क्या ये रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन होता है? द आंसर इज यस, इसलिए ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। अच्छा, क्या इंटीरियर डेकोरेटर का भी काम रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन होता है? हाँ, मकान बन के तैयार होना है तो कंस्ट्रक्शन में कोई खाली ईंटें और सीमेंट की बातें थोड़ी ना हो रही हैं, मकान बनकर तैयार होने की बात है। क्या इंटीरियर डेकोरेशन भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है? द आंसर इज यस। इसका मतलब दोनों के दोनों ही हमारे पास इसमें कवर होंगे। मैं और भी आपके साथ बात करना चाहता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब यह कि हमने बिल्डिंग को तोड़ने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट ये मिला कि भाई साहब मेरी बिल्डिंग तोड़ दो, क्या वो भी इसमें कवर होगा? फटाफट से बताओ, क्या वो भी इसमें कवर होगा? जवाब है हां। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्शन का उल्टा डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ये भी उसी का पार्ट है। क्या कंस्ट्रक्शन करते वक्त डिस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है आपको? द आंसर इज यस। कई बार ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कोई दीवार टेढ़ी हो गई, वो डिस्ट्रक्ट कर रही है, इवन पहले का खंडर बना हुआ है वो हटा के आपने नया मकान बनाना है, तो डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मुझे फटाफट से ये बताइए, मकान बन करके जब तक रेडी नहीं हो जाता, हाँ डिमोलिशन भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। अभी ना बीच में एक बिल्डिंग तोड़ी गई थी, अगर आपको पता हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बिल्डिंग तोड़ी गई थी, 2 ट्विन टावर नोएडा के अंदर। तो याद है आपको उसके अंदर वीडियो भी बहुत लोगों ने बनाए थे और बहुत कुछ हुआ भी था, बम धमाके लगाकर उसे उड़ाया गया था। क्या आपको मालूम है ये डिस्ट्रक्शन के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये भी धंधा है। तो ये सब भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, इसके अंदर भी आएगा। आदित्य ने कहा कि सर रेनोवेशन भी इसमें आएगी। द आंसर इज यस। कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं कहा कि नए की है, पुराने की कंस्ट्रक्शन है, यानी मकान पुराना है, मैंने उसकी बालकनी की कंस्ट्रक्शन कराई, रूफ की रिपेयर करवाई, ये सब भी कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वंश कह रहा है इंटर रिलेटेड का थोड़ा एक्सप्लोर कर दीजिए। इंटर रिलेटेड का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसको ये कहूं जैसे कि मकान का बनाना और उसके आगे पार्किंग का बनाना, ये इंटर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये अल्टीमेटली एक ही चीज है। ओके, इंटर रिलेटेड मतलब यू कांट से कि नहीं नहीं पार्किंग मकान थोड़ी ना है, तो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि मकान बनेगा तो पार्किंग तो होगी होगी, देयरफॉर वो भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट होता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को क्या हम वाइडर सेंस में देखते हैं? द आंसर इज यस। कब तक देखते हैं? फटाफट से बताओ, कब तक देखते हैं? नेगेटिव, खंडहर से लेकर, कहां से लेकर? खंडहर से लेकर। उम्मीद कर सकते हो खंडहर का मतलब क्या हो गया? पुराना मकान बना हुआ है या बंजर जमीन है, बंजर जमीन से मैंने एयरपोर्ट बनाना है, तो क्या बंजर जमीन में जो मैंने पेड़ वेड़ साफ कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है? फटाफट से बताओ। बिल्कुल नेगेटिव से शुरू हो जाओ कि खंडहर, बंजर, वहां से लेकर कहां तक देखना है आपने? फटाफट से बताओ, वहां से लेकर कहां तक देखना है? जब तक वो एसेट रेडी फॉर यूज नहीं हो जाता। जब वो रेडी फॉर यूज हो जाता है उसके बाद के कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर नहीं आएंगे, और कोई रिपेयर्स हैं या कोई रेनोवेशन है वो भी कवर किए जाएंगे अगर वो इसी दौरान की एक्टिविटीज वाले होते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन आपके ना खून में दौड़नी चाहिए। मैं भूल गया, फिर से बताना जरा, ये डेफिनेशन को मैंने गायब कर दिया, बताइए।
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर, नेगोशिएटेड किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या? एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट विच आर इंटररिलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एक्सेट्रा. दिस इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन. ओके, ये डेफिनेशन तुम्हें याद होनी चाहिए. क्या डेफिनेशन याद होगी तो एमसीक्यू निपटा दोगे भाई. 30 नंबर के हैं एमसीक्यू. 30 नंबर से हम रैंक ला भी सकते हैं और फेल हो भी सकते हैं. वापिस आइए. एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. यह एग्जाम्पल दिया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, डैम, रोड, एयरपोर्ट एक्सेट्रा. कोई दिक्कत नहीं है तो चले आगे. ठीक है. अंकित, एमसीक्यू थ्योरी से आएगा या प्रैक्टिकल से भी आएगा. मैं आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यू की भी कराऊंगा. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हो सकते हैं. मैंने आपको अभी तक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए हुए हैं, तो मैंने ये चर्चा भी नहीं करनी, मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर रहा. ये वाली बातें मैंने डिस्कस नहीं करनी है, इसकी चर्चा भी मैं नहीं कर रहा. मैंने कहा हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. क्या पिछली क्लास में यही डिस्कस करना शुरू किया था कि कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग रेवेन्यू को तथा प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. अभी मैंने बताया नहीं ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अभी खाली इतना बताया. क्या हम लोग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाते हैं? द आंसर इज यस. फिर से, क्या ये थ्योरी में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कौन से मेथड से कैलकुलेट होता है? कौन से मेथड है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड. रट्टा लगा लीजिए, खून में चला जाना चाहिए कि इस मेथड से हम काम करते हैं. फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड. मैंने इसमें से आपको जो स्टेप बताए हैं वो कौन से स्टेप बताए हैं? क्या पिछली क्लास में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना ही सिखाया था आपको मैंने? क्या मैंने आपको परसों वाली क्लास में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना सिखाया था? हाँ. तो क्या इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब जो शुरुआत में आपने कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था, क्या उस काम में कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं? मुझे फटाफट से बताओ, यस और नो. क्या उस काम में कोई वेरिएशंस हो सकती हैं? मुझे वेरिएशन का हिंदी मतलब बताओ, क्या मतलब हुआ? वेरिएशन का हिंदी में क्या मतलब हुआ? हम बोलते हैं वेरिएशन, तो वेरिएशन का मतलब क्या है? बिल्कुल, हर्ष ने कहा बदलाव, एकता ने कहा चेंजेस, मतलब जिसमें कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया. कोई एग्जाम्पल दो. कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको कोई एक्स्ट्रा काम दे दिया उसने, तो कौन सा काम एक्स्ट्रा दे दिया? उसने कहा भाई व्हाइट वॉश करा देना, पार्किंग तैयार कर देना, पेड़ पौधे लगा देना, गमले लगा देना, वाई और इंटीरियर डेकोरेशन कर देना. बात समझ में आती है? सीलिंग फैन लगा देना, एयर कंडीशनिंग लगा देना. क्या ये एडिशनल काम आपको दे सकता है? द आंसर इज यस. ये सब क्या है? व्हाट आर दीज थिंग्स? दे आर ऑल वेरिएशंस. कि शुरू में नहीं बोला, बाद में कहता है ये भी कर देना, तो इनको भी यहां पर आएगा. एस्केलेशन, हमको बाद में वो एस्केलेशन के भी पैसे देता है. व्हाट इज एस्केलेशन? हम कहते हैं जी हमको बाद में एस्केलेशन के पैसे देता है, मतलब क्या? महंगाई. क्या ये पहले ही तय हो जाता है कि महंगाई हो गई तो हमें पैसे देगा वो? हाँ. जैसे मान लो मैं अपने मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, तो ऐसा करते हैं, इशप्रीत से मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं. ठीक है, इशप्रीत, इशप्रीत ने मुझे कहा सर मेरे लिए आप मकान बना दो. कितने में बनाओगे? मैंने कहा बेटा 10 लाख रुपए लूंगा. उसने कहा ठीक है शर्मा जी साइन कर दो. मैंने कहा साइन तो करूंगा, लेकिन अगर सीमेंट महंगा हो गया 10% से ज्यादा, तो आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे दोगे. क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? इसका मतलब एस्केलेशन पहले ही तय हो जाती है कि भाई महंगाई अगर हुई तो कितनी महंगाई के कितने पैसे मुझे मिलेंगे. तो फिर ऐसे में जब बाद में महंगाई हो जाती है तो मैं आपसे पैसे मांग लेता हूं. इसे बोलते हैं एस्केलेशन. ओके, तो बताइए कॉन्ट्रैक्टर को कमाई जो होती है इनिशियल प्राइस से होती है, काम के बदलाव से होती है, महंगाई से होती है, और किससे होती है? और होती है इनाम से. और किससे होती है? इनाम से. व्हाट इज इंसेंटिव? इनाम.
क्या इनाम नेगेटिव भी हो सकते हैं? क्या इनाम नेगेटिव भी हो सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर नेगेटिव हो गए तो क्या हो गया? जुर्माना। ठीक है। इसका मतलब उसका उल्टा क्या हो गया? पेनल्टी। तो आपके पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लेम्स। क्लेम्स क्या होते हैं? क्लेम्स के मतलब होता है दावे। मुझे दिखाइए एक बार। इशप्रीत ने कहा सर मेरा एक मकान बना दो। इशप्रीत कहो मुझे, बोलो शर्मा जी प्लीज हमारा एक मकान बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं आपका एक मकान बनाना शुरू करता हूं। आपने कहा इसके अंदर ना लाइटिंग जो होनी चाहिए ना बिल्कुल व्हाइट लाइट लगाना, टनाटन व्हाइट लाइट लगाना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मैंने व्हाइट लाइट लगा दी। अब इशप्रीत को पसंद नहीं आई। कह रहे नहीं नहीं यार व्हाइट लाइट में ना वो मजा नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल ना वो चाहिए, येलो कलर की लाइट चाहिए, बिल्कुल आंखों को बिल्कुल ना दिखे, परेशानी ना हो। मैंने कहा भाई साहब आपने ही तो कहा था व्हाइट लाइट्स। नहीं नहीं इशप्रीत कह रहा है अब मैं ही तो कह रहा हूं कि इसे येलो लाइट में कन्वर्ट कर दो। बताइए क्या करूं मैं? फटाफट से बताओ मैं क्या करूं? मैं तो लाइटें खरीद के लगा दी हैं। अब वो कह रहा है चेंज करो। मना कर दूं उनको मैं कि नहीं नहीं भाई साहब ऐसे नहीं होता, चेंज नहीं होगा। तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा, मेरा तो ग्राहक है, मेरा ग्राहक मुझे कह रहा है पीली लाइट लगाओ। मैं बोलूंगा ठीक है सर, ये लाइटें अब खराब हो गई हैं, मुझे तो उतार के वापस सेकेंड हैंड में बेचनी पड़ेंगी, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मेरे को आप एडिशनल 20,000 रुपए देना क्योंकि मेरा नुकसान हो गया। मैं ये लाइटें खरीद के लाया, लेबर को पैसे दिए, लेबर ने लगाया, मैं ये लाइटें उतारूंगा, लेबर पैसे लेगी, दुकान पे वापस करके आऊंगा, वो कुछ पैसे काट लेगा, फिर मैं लाइटें लेकर आऊंगा, फिर मैं लाइटें लगाऊंगा। भाई तुम्हारी तो आंखों को चुभता है, मेरी किसको चुभ रहा है? जेब को चुभ रहा है। क्या मैं इसके पैसे मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा? फटाफट से बताइए। इशप्रीत, क्योंकि तुमको तो पसंद थी पीली लाइट्स, तो हम उसके पैसे मांगेंगे। ये क्या है? क्या ये कोई एक्स्ट्रा काम है? काम तो नहीं है एक्स्ट्रा, लाइट तो लगानी लगानी थी। ये वेरिएशन भी नहीं है। क्या मैं महंगाई के पैसे मांग रहा हूं? महंगाई के भी पैसे नहीं मांग रहा हूं। क्या मैं इनाम मांग रहा हूं? मैं तो इनाम भी नहीं मांग रहा हूं। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड क्लेम। तो क्लेम का मतलब क्या होता है कि काम करते वक्त कई बार मैं काम कर चुका हूं और वो उसको चेंज करने को बोलता है। वेरिएशन में ऐसा नहीं है, वेरिएशन में मैंने काम किया नहीं था, मुझे करना था, वो उसके अलावा भी कोई काम दे देता है। हाँ आशुतोष कह रहा है ये किस धंधे में आ गए सर? अरे तुमको सारे धंधे सिखाएंगे इन्हीं स्टैंडर्ड में। तुमको हम बिल्डर भी बना देंगे, तुम्हारे को हम व्यापारी भी बना देंगे, तुम हर चीज हर धंधा समझोगे। ओके, तो तुम्हारे को भी पता चलेगा व्यापार में कैसे होता है, ग्राहक को मना नहीं कर सकते हो। ओके, तो इन्हें बोलते हैं ये अमाउंट्स। इनका टोटल क्या कहलाता है? इसका टोटल कहता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। एक चीज और, क्या ये वेरिएशंस हो या क्लेम्स हो या ये एस्केलेशंस हो या ये इंसेंटिव हो, ये अपने आप मन घड़ंत ले लें या रिकॉग्नाइज तभी करें अगर हम इनको ठीक से मेजर कर सकते हैं एंड इट्स रियलाइजेशन इज सर्टन। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल ऑन दिस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जूम आउट कर लो, इधर आ जाओ। किसका मकान तैयार कर रहा हूं मैं? फटाफट से बताओ किसका मकान तैयार कर रहा हूं मैं? मुझे किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है? मुझे इशप्रीत ने मकान बनाने के लिए दिया है। तो इशप्रीत तो बैठा है अपने शहर में। इशप्रीत कहां पर बैठे हो आप लोग? फटाफट से बताओ कौन से जगह पे बैठे हो? उसका मकान बना रहा है, मुझे पता नहीं इशप्रीत कहां बैठा हुआ है। लखनऊ में बैठा है। ओके। तो इशप्रीत का मकान लखनऊ में बन रहा है। ये मेरा स्टाफ है। इशप्रीत ये मेरा स्टाफ है। भाई साहब बड़ा परेशान कर रखा है इशप्रीत ने यार। अब इशप्रीत आपको तो नहीं पता, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं। तो क्या आपको पता है मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं? पर आप ही के बारे में बात हो रही है, आप सुन नहीं रहे हैं। ओके, तो मैं आपके पीठ पीछे बातें कर रहा हूं।
यार दिमाग खराब कर दिया इस इशप्रीत ने। बिल्डिंग बनवा रहा है, रोज आना फोन करके, कभी ये नहीं हुआ कभी वो नहीं हुआ, बहुत दुखी कर दिया मेरे को। तो लगता है भाई ऐसे लोगों से तो पाला नहीं। जानते हो सामने सामने इशप्रीत से हम क्या बोलते हैं? बोलिए इशप्रीत जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। इशप्रीत जब फोन रखते हो तो पीछे हम पता क्या बात करते हैं? यार दिमाग खराब कर दिया बंदे ने यार। पर कभी कहता है ये करो, कभी कहता है वो करो। हम यहाँ काम करते हैं, फोन कर देता सुबह सुबह, कहता है ये कर देना वो कर देना। बड़ी दिक्कत हो गई, क्या करें, धंधा है, करना तो पड़ेगा। मैं इस इशप्रीत से ना आखिरी में बोलूंगा भाई साहब 10 लाख रुपए का इनाम चाहिए मेरे को। बोलो हाँ, दोनों मिलके जाएंगे। हम कहेंगे इशप्रीत 10 लाख रुपए दे दो, ठीक है। उतने में मेरे अकाउंटेंट का फोन आ गया, ध्यान देना, मेरे अकाउंटेंट का फोन आ गया। 1 मिनट जरा, फोन आ गया, इशप्रीत का नहीं है। हेलो, हाँ सीए साहब बोल रहे हैं? हाँ हाँ सीए साहब, बना रहा हूं, बिल्डिंग बना रहा हूं इशप्रीत के लिए। क्या चाहिए आपको? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू देखो, इशप्रीत ने तो 10 लाख रुपए देने की बात करी है, पर मैं उससे 10 लाख का इनाम लूंगा। बहुत दिमाग खराब कर दिया उसने मेरा। आप है मेरे चार्टेड अकाउंटेंट, मेरा रेवेन्यू 20 लाख होगा कि 10 लाख होगा? प्लीज टेल मी। इशप्रीत को पता भी नहीं है, इशप्रीत को पता भी नहीं है। और हम यहां क्या सपने संजोए बैठे हैं? फटाफट से बताओ, हम क्या सपने संजोए बैठे हैं? हम सपने संजोए बैठे हैं कि मैं इशप्रीत से पहला 10 लाख तो लेना ही लेना है, 10 और भी लूंगा। क्या ये गलत नहीं है बात? ये तो वैसे ही हो गया कि लड़के ने शादी करने के लिए लड़की के बारे में मन बना रखा है, लड़की को पता ही नहीं है, वो कह रहा है मैं इसी से शादी करूंगा। ऐसे थोड़ा ना शादी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना बात? बताइए, क्या दूसरी पार्टी की मंजूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको समझना पड़ेगा। दूसरी पार्टी भी तो हाँ करे ना। आप कह रहे हैं मैं 10 लाख रुपए का इनाम लूंगा, तो उसकी भी तो मंजूरी चाहिए ना कि हाँ मैं 10 लाख दूंगा। तो ये बताओ, ये जो वेरिएशंस हैं, या ये क्लेम्स हैं, या ये एस्केलेशंस हैं, या ये इंसेंटिव्स हैं, क्या मैं मन गढ़ंत तरीके से अपने आप ही कहूं नहीं यार मैं इससे ना वेरिएशन के पैसे भी लूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, बहुत दिमाग खराब कर दिया, और मैं क्लेम के भी पैसे लूंगा, और सीमेंट कितना महंगा हो गया है, मैं इस से सीमेंट के भी पैसे लूंगा? क्या व्हाट आई एम इमेजिनिंग, कैन आई से कि दिस इज माई रेवेन्यू? फटाफट से बताइए, यू आर चार्टेड अकाउंटेंट, कैन आई से दीज आर माई रेवेन्यू? तो व्हेन कैन variations, incentives, claims and escalations be considered as revenue? फटाफट से बताओ, ये चार को हम रेवेन्यू में कब बोलेंगे? जब नंबर 1 ये रिलायबली मेजर हो सकते हो, नंबर 2 दूसरी पार्टी मेरे को कंफर्म करती है कि मैं तुम्हारे को पैसे दूंगी। क्या बात समझ में आई? मैं इशप्रीत को फोन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं इशप्रीत को फोन करूंगा, आप मेरे को बताओगे। अविनाश, सिंपली सुनना जरा। मैं इशप्रीत को फोन कर रहा हूं। टू 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 टू। हेलो इशप्रीत जी, देखो आपने बहुत दुखी कर दिया हमको। कभी ऐसी छत बनवा दो, कभी ऐसी छत बना दो। मेरे को ना आखिरी में जब मैं पूरा काम कर दूंगा ना, हाँ हाँ आप बोलिए, नहीं मैं बोलूंगा। जब मैं आखिरी में काम पूरा कर दूंगा ना, तो मेरे को ना साथ में इनाम चाहिए। मैं नहीं नहीं, इनाम तो लूंगा ही लूंगा सर, बिना इनाम के काम नहीं करूंगा, इनाम तो लूंगा ही लूंगा। हाँ दे दोगे? हाँ पक्की बात है ना, दे दोगे? ओके ओके ओके, बस ठीक है, थैंक यू इशप्रीत जी। टुक। बताइए, इशप्रीत ने हाँ कर दी है इनाम देने के लिए, पर अमाउंट बोला है क्या? क्या इशप्रीत ने अमाउंट बोला है? ना मैंने बोला, तुमने ध्यान से सुना कि नहीं सुना पता नहीं। ना मैंने अमाउंट बोला, ना इशप्रीत ने बोला। क्या मैं इसे रेवेन्यू में बुक कर सकता हूं? इशप्रीत कह रहा है मैं दूंगा, इनाम दूंगा आपको, क्या मैं रेवेन्यू बुक कर सकता हूं? फटाफट से बताइए। द अमाउंट इज नो। दोबारा फोन कर रहा हूं। टू 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 टू। हाँ इशप्रीत जी, वो बात कर, बीच में फोन कट गया था, जियो का सिग्नल ही खराब आता है। हाँ मैं इशप्रीत जी ये बोल रहा था कि मेरे को इनाम चाहिए, आपने हाँ भी कर दी। मैं 10 लाख रुपए से कम इनाम नहीं लूंगा। है 2 लाख ही दोगे बस? नहीं नहीं, मैं 10 लाख से कम, इतना तुमने दिमाग खराब कर, नहीं 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 नहीं, मैं 2.25 लाख। बड़े कंजूस किस्म के आदमी हो यार। चलो 2.25 लाख, ओके। फटाफट से बताइए, मैं अपने रेवेन्यू में क्या जोड़ सकता हूं? मैं अपने रेवेन्यू में रिलायबली मेजर कितना हो सकता है? प्लीज टेल मी। मैं 10 लाख सोच के बैठा हूं, दूसरी पार्टी 2.25 लाख से ऊपर नहीं जा रही, तो बताइए
क्या रिलायबली मेजर 2.25 लाख हो सकता है? और दूसरी पार्टी ने हाँ कर दी है क्या? दूसरी पार्टी ने क्या हाँ कर दी है? द आंसर इज यस। अच्छा, वैसे अगर मान लो क्वेश्चन में खाली लिखा हो इंसेंटिव 5 लाख रुपए, क्या करोगे? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसमें लिखा है कि इंसेंटिव 5 लाख रुपए, क्या मान लोगे? मान लेना। क्या मान लेना? कि सब ठीक ठाक है, ठीक ठाक है भाई, सब ठीक ठाक है। मतलब क्या? रेवेन्यू में बुक कर लेना। दैट इज आवर एजम्पशन। बताओ क्यों? क्योंकि अगर तुम इंस्टीट्यूट में लिखे हुए 5 लाख को बोलोगे कि मेरे को तो तुमने बताया कहाँ है ये 5 लाख रुपए बुक करने चाहिए, मैं तो आपने कहा ही नहीं। इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा? बताओ जरा। मैं इंस्टीट्यूट के आंसर में लिख दूंगा, मैं क्यों इंसेंटिव बुक करूं? तुमने लिखा ही नहीं कि ये कंफर्म हुआ पार्टी के साथ के नहीं हुआ। इंस्टीट्यूट कहेगा हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैं ये बताना भूल गया कि ये कंफर्म होगा कि नहीं होगा। और इंस्टीट्यूट कहेगा अगली बार आना, मैं अगली बार तुम्हें ठीक से क्वेश्चन बताऊंगा, इस बार तो गलती हो गई, प्लीज अगली बार आके फिर से देखना कि मैं ठीक क्वेश्चन बना रहा हूं कि नहीं। बताओ नुकसान किसका हुआ? किसका नुकसान हुआ? हमारा ही तो हुआ। तो पहले ही मान लो क्वेश्चन में लिखा है तो करना ही होगा ना। बात समझ में आती है? करना ही होगा तो ले लेना उसको। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है रिलायबली मेजरमेंट का क्या मतलब है? तो देखिए, इशप्रीत से बात करते हैं। इशप्रीत जी, कितना इनाम दोगे? 2-4 लाख रुपए दोगे? नहीं नहीं, एग्जैक्ट बताओ ना, 2 लाख दोगे कि 4 लाख दोगे? अच्छा, तब की तब देखेंगे। मैं मतलब फिर भी बताओ तो। 2-4 लाख रुपए, ओके। फटाफट से बताओ, क्या रिलायबली मेजर कर सकते हो? यू हैव नॉट रीच्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू। यू हैव नॉट रीच्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू, इट इज नॉट रिलायबली मेजर्ड। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसका मतलब आपको अपने पास रिलायबली मेजरमेंट चाहिए। देयर मस्ट बी सम एविडेंस कि हाँ ठीक है, इतना रिलायबली मेजर हो गया हमारे लिए। ओके, तो हम इस तरह से उसको देखते हैं। ये बताइए, क्या ये जो मैंने पॉइंट बोला है ये फिर से हमारे सवाल में एक थ्योरेटिकल पॉइंट है? तो फटाफट से बताओ। Variation claims escalation should be recognized if these can be measured reliably and its realization is certain. उसकी realization certain है। Variation should be recognized if its amount is certain or other party has confirmed it. Yeah, if its amount is certain. C, if other party has confirmed. Yeah, if amount can be reliably measured and other party has confirmed. क्या आपको समझ में आया एमसीक्यू किस तरह के बनाए जाएंगे? ऐसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो क्या आपको एमसीक्यू की तैयारी करनी है तो ये नोट्स को घोट करके अपने भीतर डाल लो। बात समझ में आती है? ये नोट्स तुम्हारे घुट के आ जाने चाहिए। अब फटाफट से बताओ विच आंसर इज करेक्ट। ओ, ए इज करेक्ट भाई, बल्ले बल्ले, दोनों बातें हैं इसके अंदर। ए इज करेक्ट। मेरे को बताओ, मेरे साथ साथ ए वाले बच्चे कौन कौन हैं? मैं उनको नाम लेके शाउट आउट देना चाहता हूं। फटाफट से बताओ ए वाले बच्चे कौन कौन हैं? तो देखते हैं ए वाले बच्चे कौन कौन से हैं। लेकिन क्या मजे की बात है, विदुष है, वो कह रहे हैं ए आएगा। वेरी गुड विदुष। एक अनुराग जायसवाल भी हैं, एक हमारे पास सोमू भी हैं। मतलब कोई कमी है? एक ढूंढो, 1000 मिलेंगे। हमारी क्लास के बच्चे नालायक मिलेंगे। भाई साहब, तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं, ये और लिखा हुआ है। ओ माय गॉड, ये हमसे क्या
हो गया तेरे प्यार में। जहां दोनों कंडीशन पूरी होंगी, दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। क्या आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको थ्योरी कैसी आएगी। ओके, तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना। हम आपके साथ पूरी जान लगा देंगे और आपको भी मेरे साथ जान लगानी पड़ेगी, छोड़ेंगे नहीं। टारगेट है रैंक का, रैंक से कम नहीं, रैंक लेकर के दिखाएंगे। अब भाई अभी भी रैंक नहीं, 6 पेपर है, अभी नहीं तो फिर कब। ओके, मेक द टारगेट ऑफ रैंक, बोलो कि मेरा तो मिशन ही रैंक है और रैंक लेकर दिखाऊंगा मैं। ओके हाँ, रमन कह रहा मेरा आंसर ठीक था, सारे बोल रहे हैं उनका आंसर ठीक था। ऐसे थोड़ा ना होता है, सबने ए बोला था पहले। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे कि ये अमाउंट्स होते हैं। अच्छा, हम इंसेंटिव्स को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर हमको लगता है कि हम इतना काम कर लेंगे जिससे प्रोबेबल है कि हमारी परफॉर्मेंस विल बी मेट और एक्सीड टारगेट्स, मैं भी इसके बारे में चर्चा करवा दूंगा। क्या मैं इसी चर्चा को पिछली क्लास में शुरू किया था, क्या इसी चर्चा को आगे ले जाऊं? फटाफट से बताइए। तो मैं अभी और थ्योरी को रीड नहीं करूंगा, हम ऐसे थ्योरी को निचोड़ते हुए चलते जाएंगे। मुझे दिखा दो, हम ऐसे थ्योरी को निचोड़ते हुए चले जाएंगे कि थ्योरेटिकली भी तैयार हो जाएं और प्रैक्टिकली तो हो जाएं। तो क्या मैं अब प्रैक्टिकल पर जा रहा हूं? द आंसर इज यस, आई एम गोइंग बैक टू प्रैक्टिकल। परवेश बार बार कह रहा है कि सर एफआर की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। परवेश, तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारे को इंटर में फाइनल का बच्चा मुझे कह रहा है शर्मा जी आपकी फाइनल की क्लास करनी है, प्लीज बताओ ना हमको। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी ये रेगुलर क्लास चल रही है। ओके, आप YouTube पर बैठे हो, आपको लगता है ये पब्लिकली चैट है तो इनसे कुछ भी पब्लिकली पूछ लो, हालांकि मेरा फायदा है, आप तो मेरी क्लास का एडमिशन लेंगे। बट दिस इज द क्लास, इफ यू इंटेंड टू स्टडी देन ज्वाइन, अदरवाइज गो फ्रॉम हियर। ओके, देर इज नो पर्पज सिटिंग। अगर आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो और आप सीए फाइनल के बच्चे हैं, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? जाओ कहीं और, नालायक। हाँ, और ऐसे ही आलतू फालतू जो पढ़ाई के अलावा बात है सब बेकार है। यूट्यूब पर जो बैठे हैं, ये मत समझ लेना कि शर्मा जी जवाब देंगे इनका, ठीक है? अच्छा, इनका प्रिंट लेना है क्या? व्हाट इफ द रेनोवेशन इज डन पोस्ट 10-15 years of asset being used? हाँ, तब भी है। रिजुता ने बोला है कि सर अगर 10-15 साल बाद कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग उसकी मरम्मत करा रहे हैं, वो भी इसमें आएगा। तभी तो मैंने कहा रेनोवेशन भी इसके अंदर इंक्लूड हो है, ठीक है? एक मिनट, इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। और ये प्रिंट आउट आ गया है। ओके, मेरा ना गला बैठ गया और कुछ नहीं है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, गला बैठ ही जाना चाहिए। गला होता ही बैठ, कभी ऐसा सुना है किसी को ने कहा मेरा गला खड़ा हो गया है? बैठना ही सुना है ना हमेशा, तो ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। पुअर जोक है लेकिन कोई बात नहीं। आइए मेरे साथ साथ और एग्जाम्पल लिखें। क्या आपने अपनी कॉपीज खोल ली है? फटाफट से बताओ, अपनी अपनी कॉपीज खोल ली है? क्योंकि अब हम कॉपी पे आ गए हैं। भाई प्रॉपरली पढ़िए, ये प्रॉपर क्लास चल रही है। ओके, यू हैव टू स्टडी। अगर आप खाली यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं तो जाइए, ओके, रीड इट, स्टडी प्रॉपरली। ए लिमिटेड provides following information of a contract whose initial revenue was, चलो तुम बताओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें लगे शर्मा जी अपनी मर्जी के सवाल बना रहे हैं। बताओ। सैयद, बताइए। आदित्य ने कहा 25 लाख ले लो। ओके, फिर उसके बाद ए लिमिटेड हैज अ क्लेम फॉर ₹1 lakh
at year end 2, which is not approved. It was approved in year 3. क्या आपको मेरी बात समझ में आई मैंने क्या लिखा है? ए लिमिटेड को लगता है कि मैं 1 लाख रुपए का क्लेम लूंगा। बताओ लगता कब है उसको? उसको ईयर एंड 2 पर लगता है, लेकिन उसकी अप्रूवल कब आई है? अप्रूवल आई है उसकी ईयर एंड 3 पर। किस साल के रेवेन्यू को ये इफेक्ट करेगा? 2 या 3? किस साल के रेवेन्यू को इफेक्ट करेगा? ये 3rd ईयर को इफेक्ट करेगा, जब अप्रूवल आ गई है तो। ओके। ऑल्सो ए लिमिटेड हैज incentive of rupees 5 lakh if work is completed at least 3 months before deadline. A Limited expects to meet this deadline. मुझे फटाफट से बताओ इंसेंटिव कब मिलेगा? तो इंसेंटिव में क्या अमाउंट पे कोई डाउट है? फटाफट से बताओ, क्या इंसेंटिव के अमाउंट में कोई डाउट है? मैंने 5 लाख बता दिया, उसमें कोई नहीं है। क्या ये दूसरी पार्टी मान गई है? फटाफट से बताओ स्नेहाशीष, क्या दूसरी पार्टी मान गई है? हाँ, उसी ने तो कहा है कि अगर तुमने काम कितना समय पहले कर दिया, 3 महीने पहले कर दिया, तो तुम्हारे को पैसे मिलेंगे। क्या दूसरी पार्टी ने हाँ करी है? तभी तो ये लिखा हुआ है। अब मुझसे पूछो शर्मा जी, क्या आप 3 महीने पहले काम कर लोगे? तो मैंने कहा आई हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस कि मैं अपने पास उसको कितने पीरियड में कंप्लीट कर लूंगा, मैं इस पीरियड में कंप्लीट कर लूंगा। तो कहना ये रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू? फटाफट से बताइए, क्या मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? द आंसर इज यस। दिस एस्टिमेट वाज एट ईयर 0। ये पहले ही दिन हमको पता था, तो क्या मैं अपने पास रेवेन्यू बुक कर सकता हूं? रमन ने कहा दूसरी पार्टी ने कंडीशन लगा दी। हाँ, कंडीशन लगा दी, इसका मतलब उसने ये कहा ये काम इस डेट तक कर देना, मैं पैसे दे दूंगा। तो अब दूसरी पार्टी का काम खत्म, अब तो मेरा काम हो गया ना कि मुझे उस डेट तक काम खत्म करना है। मैंने कहा ये मेरा अनुमान है कि मैं काम कर लूंगा, तो इसका मतलब मेरा रेवेन्यू आ जाएगा। अब वेरिएशन में भी तो यही है कि उसने कहा आप ये काम कर देना, तो भी तो कंडीशन है, तभी तो पैसे देगा मुझको। ठीक है ना तरुण? ये बताओ, ये जो 25 लाख देगा, क्या ये फ्री में दे रहा है कि इसकी भी कंडीशन है? हर जगह कंडीशन है। मकान बनाओगे तो 25 लाख मिलेगा, तो कंडीशन तो हर जगह होती है। क्या हमारा अनुमान होता है कि हम काम कर देंगे? द आंसर इज यस, देयरफॉर देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम बोलेंगे कि मेरे पास ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है। कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो मुझे ये बताओ, कल तो हमने इससे ज्यादा पेचीदा सवाल किया था, पर आज मैंने इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात भी डाल दी है। तो मुझे फटाफट से बताओ ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 में पहले बताओ इनिशियल रेवेन्यू कितना था? फटाफट से बताओ। ईयर 1 में इनिशियल रेवेन्यू कितना था? फटाफट से बताओ, इनिशियल रेवेन्यू कितना था? 25 लाख। मुझे बताओ क्लेम कितने थे? ईयर 1 में क्लेम कितने थे? ईयर 1 में क्लेम कितने थे? ईयर 1 में तो कोई क्लेम थे ही नहीं। बच्चे ने कहा 1 लाख के क्लेम ईयर 1 में तो कोई भी नहीं थे। अच्छा, इंसेंटिव्स कितने थे ईयर 1 में? ईयर 1 में ही। क्या ये पहले दिन ही मुझको पता था? ये मुझे पहले ही दिन पता था। अगर मुझे पहले ही दिन पता था, तो क्या ये 5 लाख भी यहां पर आ गए? द आंसर इज यस। मुझे फटाफट से बताओ रेवेन्यू कितना हो गया? रेवेन्यू हो गया 30 लाख। अब मुझे ये बताओ, दूसरे साल में 30 लाख के रेवेन्यू में क्या ये 1 लाख का क्लेम लिखूं या ना लिखूं? आई एम नॉट श्योर। दूसरे साल में 1 लाख का इन रेवेन्यू लिखूं कि ना लिखूं? द आंसर इज नो।
बताइए नो क्यों? क्योंकि अभी हमने काम दूसरी पार्टी से अप्रूव नहीं करवाया है, तो ये नहीं लिखेंगे। और ये तो खैर और था नहीं। दिस रिमेन्स एट 30 lakhs। मुझे बताओ अगले साल में क्या हमारे पास क्लेम का अमाउंट 1 लाख का अप्रूव हो गया? अच्छा, मैं अगर कहता अप्रूव 75,000 हुआ है तो आप क्या लेते? अगर मैं कहता अप्रूव 75,000 हुआ है तो क्या लेते? फिर 75,000 लेते। बट मैंने आपको पूरा अप्रूव करवा रखा है, देयरफॉर मैं 1 लाख पूरा ले लूंगा। तो मुझे बताइए रेवेन्यू कितना हो गया? दिस इज रुपीज 31 लाख। क्या ये मुश्किल काम है कुछ? तो मैं थोड़ा सा और, हाँ, तरुण ने कहा कि सर मान लो मुझे बाद में आकर लगता है कि जो मेरा इंसेंटिव था, मुझे लगता है कि मैं मीट नहीं कर पाऊंगा, माइनस कर दो। आपको दूसरे साल में आकर लगा कि मैं मीट नहीं कर पाऊंगा, तो दूसरे साल में माइनस कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या ये रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा? नहीं, घट भी सकता है। क्या वेरिएशन में हमेशा काम नया मिलेगा कि पुराना घट भी सकता है? फटाफट से बताओ। घट भी सकता है। क्या इंसेंटिव की जगह पेनल्टी भी लग सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इसलिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या मैं अपने पास बेस्ट एस्टिमेट लेता हूं ईयर 1 में? मेरा ये बेस्ट एस्टिमेट होता है। क्या अगले साल मेरा ये एस्टिमेट बदल भी जाता है? What I had estimated earlier, can it change in the next year? The answer is yes, I will take the estimate in the second year. मुझे फटाफट से बताओ। जब स्कूल शुरू होता था, ईमानदारी से बताना, तो पापा आपसे क्वेश्चन पूछते थे। हाँ, 7वीं क्लास में आ गया, कितने नंबर लाएगा? क्या बोलते थे? क्या बोलते थे आप पापा को? पापा बोलते थे कितने नंबर लाएगा? आदित्य ने कहा हम बोलते थे 100 नंबर लाएंगे। नमन ने कहा 100 नंबर। क्या वो आपका बेस्ट एस्टिमेट होता था? फटाफट। तनीषा कह रहे हम तो चुप ही रहते थे। चक्कर में पड़ना ही नहीं। क्या तुम्हारा वो बेस्ट एस्टिमेट होता था? पापा कहते थे वेरी गुड। अच्छा, फर्स्ट टर्म के बाद क्या तुम्हारे एस्टिमेट में चेंज आते थे कि नहीं आते थे? तुम कह रहे यार मैथ्स तो बड़ा मुश्किल है इसके अंदर, तो क्या तुम्हारा बेस्ट एस्टिमेट चेंज हो जाता था? हाँ, हो जाता था, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। पापा ने कहा बेटा अगर तुमने 100% नंबर लेके दिए तो मैं तेरे को कार लेके दूंगा। आहा हा। तो कार है ना, प्लास्टिक की कार की बात कर रहा हूं, छोटी उम्र के थे तो प्लास्टिक की कार की बात कर रहे हैं। तो पापा क्या बोलते थे कि बेटा तेरे को मैं प्लास्टिक की कार लेके दूंगा जो तू घर के अंदर चला सकता है, हैंडल वाली। आप बड़े खुश होते थे। फिर पहले इस अटेम्प्ट के बाद यानी यूनिट टेस्ट 1 के बाद आप पापा के पास जाकर क्या बोलते थे? पापा अगर मान लो मैं 100% नंबर ना लाऊं तो 90% पे क्या होगा? फिर पापा बोलते थे 90% पे कार नहीं मिलेगी, प्लास्टिक का साइकिल मिलेगा। तो आप कहते थे चलो ठीक है, फिर बेस्ट जजमेंट चेंज कर देते हैं, हम प्लास्टिक के साइकिल से ही काम कर लेंगे। डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट? यानी योर बेस्ट एस्टिमेट्स कीप ऑन चेंजिंग। अच्छा, फाइनल के एग्जाम आते आते आप किस पे आ जाते थे कि छोड़ो कार, छोड़ो साइकिल, प्लास्टिक का बैट ही दे दो प्लास्टिक की गेंद के साथ तो भी बात बन जाए। अर्पित कह रहा है तब तो सीधा होता था, इंसेंटिव नहीं मिलता था, झाड़ू मिलते थे। फटाफट से बताओ, जब झाड़ू मिलते थे तो अर्पित किसकी बात कर रहा है? अर्पित बात कर रहा है पेनल्टी की। वो कह रहा है इनाम नहीं मिलता था, पेनल्टी मिलती थी हमको। तो ओके, तो दिस इज हैपनिंग लाइक दिस, और कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक सवाल आपके साथ और भी डिस्कस किया जाए। ओके, एक और एग्जांपल लिखेंगे। सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स दैट इनिशियल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। बोलो जी कितना रखना चाहते हो? इनिशियल रेवेन्यू कितना रखना चाहते हो? तुम ही बताओ, ऐसा ना हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, हाँ बिल्कुल क्यूमुलेटिव है। तो एक बच्चे ने कहा 30 लाख। लिखा हुआ है इंसेंटिव्स इफ वर्क कंप्लीट्स in 2 years and 6 months, 1 लाख
in 2 years and 3 month 1.5 लाख। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि इंसेंटिव कितना मिलेगा? अगर तुमने 2.5 साल में काम कर दिया तो 1 लाख, और 2.25 साल में काम कर दिया तो 1.5 लाख का इनाम मिलेगा। तो डिपेंड करता है आप उसमें से कौन सी कैटेगरी में जाते हो। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड, एस्केलेशन। मटेरियल प्राइसेस। तो ये कर देते हैं, मान लो 20% मैक्सिमम। मतलब क्या हुआ कि मटेरियल के प्राइसेस कितने बढ़ जाएंगे तो हमको पैसे देगा। मान लो मटेरियल का प्राइस बढ़ गया 10%, तो बताओ मुझे कितने पैसे मिलेंगे? मटेरियल का प्राइस बढ़ गया 10%, तो कितने पैसे मिलेंगे? 10% मिल जाएंगे। अगर मटेरियल का प्राइस बढ़ गया 20%, तो बताओ कितने पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा? कितने पैसे मिलेंगे? 20%। मटेरियल का प्राइस बढ़ गया 25%, तो कितने पैसे मिलेंगे? मटेरियल का प्राइस बढ़ गया 25%। तो कॉन्ट्रैक्ट कहता है हम तो आपको मैक्सिमम क्या दे सकते हैं? 20। अच्छा, अगर 20 से कम बढ़ेगा तो क्या तब भी 20 मिलेगा? आई एम नॉट श्योर, प्लीज टेल मी। अगर काम अभी हमने कहा 20 मैक्सिमम है, बड़े मात्र 10 हैं, तो कितना पैसा मिलेगा? फिर 10% का ही तो मिलेगा ना, ज्यादा का थोड़ा ना मिलेगा। अच्छा, हमने कहा लेबर के भी पैसे मिलेंगे। लेबर के भी प्राइसेस कितने कर दे? 15% मैक्सिमम, यानी ये वाले पैसे भी मिलेंगे। आगे मैं आपसे कह रहा हूं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमें पता चला कि ए लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड एडिशनल वर्क टू बी परफॉर्म्ड फॉर रुपीज 5 लाख। इसे क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन के दौरान पता चला कि हमको 5 लाख रुपए और भी मिलेंगे। ओके, तो ये वेरिएशन हो गई। दिस इज बेसिकली वेरिएशन, ठीक है। ऑल्सो ए लिमिटेड हैज अप्रूव्ड क्लेम। अगर मैं वर्ड अप्रूव्ड ना भी लिखता तो क्या आप अप्रूव्ड ही मानते? द आंसर इज यस। अप्रूव्ड क्लेम ऑफ रुपीज 70,000 ड्यूरिंग द पीरियड। It is estimated that material prices estimated at rupees 50 लाख, 50 लाख ज्यादा हो गया, at rupees 7 lakh will be actually rupees 9 लाख। क्या आपको समझ में आ गया? जो हमको लगता था मटेरियल 7 लाख का मिलेगा, अब कितने का मिल रहा है? जब हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करी तो जो माल हमको मिलना था कितने का? 7 लाख का, अब कितने का मिल रहा है? 9 लाख। क्या इसमें एस्केलेशन निकालेंगे? इफ द प्राइसेस इंक्रीज बाय 25%, तो हर्षिता सिर्फ 20% पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमको 20% तक वो कॉम्पनसेट करने वाला है। अच्छा, अब मुझे बताइए, लेबर प्राइसेस एस्टिमेटेड एट रुपीज 6 lakhs will be rupees 6,30,000। क्वेश्चन है, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। क्या आप मुझे ट्राई करेंगे पहले आराम से, या मैं ही करूं? फटाफट से बताइए, जब तक आप कर रहे हैं पहले रीड कर ले और फिर मुझे बताइए। मैं इसको प्रिंट आउट ले लेता हूं। ये मैंने प्रिंट आउट ले लिया है, और प्रिंट आउट ले लिया है। बस हो गया है ये प्रिंट आउट। तो मुझे फटाफट से बता दो कि क्या आप इसका आंसर अकेले निकाल रहे हैं? अकेले हम, अकेले तुम, इस दुनिया में बेटा अकेले आए हैं, अकेले जाना है। सवाल भी क्या करने चाहिए? अकेले के मिलके करने चाहिए। सर बात तो सही कह रहे हो, दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो सवाल मिलके क्यों करें? सवाल भी अकेले अकेले करना चाहिए, सिंपल सी बात है।
हाँ, बच्चा कह रहा आए तो अकेले ही हैं, पर सवाल भी अकेले ही करने पड़ेंगे। हाँ, अर्पित मेरे को तो आज का ही रेवेन्यू निकाल दो। मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि कब का रेवेन्यू चाहिए, मुझे आज का ही रेवेन्यू फटाफट से बता दो। फटाफट से करेंगे, मैं आपको दे रहा हूं पूरा-पूरा काम करने के लिए। कितनी देर? पूरे-पूरे 5 मिनट्स। ओके? यू हैव फुल 5 मिनट्स टू डू। आपके पास पूरे-पूरे 5 मिनट हैं। सर अब चुप रहो ना, बोलो मत। ओके। तनिष मित्तल ने आंसर दे दिया है। यश कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी से यश स्टडी मटेरियल यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोचिंग इज नॉट मैंडेटरी। तनिष के बाद तनीषा अग्रवाल अलग है, तनिष मित्तल अलग है। अ, हाँ बेटा एसके, आप एक बार ना हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। हमारे पास ऐसे स्कीम्स होती हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उसकी स्कीम्स होती हैं, ठीक है? चलिए जी। तो सब बच्चे नहीं एमी मिश्रा, आपको मेरे कोई जरूरत ही नहीं कि मैंने कहा कि मुझे कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू एट द एंड बताओ, आखिरी तक कितना कितना रेवेन्यू हो गया है। ओके, आपको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं कि ईयर 1 का बताना है, कि आपके पास जो डेटा है उसके हिसाब से आज के दिन का रेवेन्यू बताओ। सॉल्यूशन। हेडिंग क्या लिखोगे? अच्छा, आप लोगों ने काम कैलकुलेटर पे किया है कि कॉपी पे किया है? सर हमने काम कैलकुलेटर पे किया है। अगर तुमने काम कैलकुलेटर पे किया है तो पेपर चेकर भी नंबर किस पे देगा? वो सर वो भी तो नंबर कैलकुलेटर पे ही देगा। तो जब नंबर कैलकुलेटर पे आएंगे तो फिर मार्कशीट में कैसे आएंगे? इसका मतलब आपको नंबर अगर कॉपी में लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा, फटाफट से बताओ। फिर कॉपी में काम करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे होते हैं कि नहीं समझ रहे होते हैं? मैं आपको इशारों इशारों में कह रहा हूं, प्रॉपर काम करना, गंदा काम मत करना। इशारों इशारों, ये कौन सा गाना था वो? चारों इशारों में बात करने वाले, ये हुनर तूने सीखा कहां से? आहा, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। बताइए जी, सबसे पहले आपने इसमें क्या लिखा? सबसे पहले इसमें क्या लिखा? फटाफट से बताओ। अजफल शेख, रमन, सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मुझे बताओ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? 30 लाख। मुझे बताना इंसेंटिव के बारे में। मैंने आपको इसके बारे में कुछ लिखा है कि हम कितने समय में काम पूरा कर देंगे? फटाफट से बताइए। मैंने आपको इसके बारे में बताया कि कितने पीरियड में काम कर देंगे? नहीं बात कर देंगे। तो क्या हमको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मैंने 2 क्लॉज दिए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर। तो इंसेंटिव के लिए सफिशिएंट डेटा इज नॉट अवेलेबल, प्लस इंसेंटिव सफिशिएंट डेटा रिगार्डिंग इंसेंटिव नॉट अवेलेबल। हमें क्या पता कितने पीरियड में काम करेंगे, इसलिए उसको छोड़ देंगे, इसलिए उसको छोड़ देंगे। मुझे ये बताओ, क्या एस्केलेशन को लेंगे कि नहीं लेंगे? क्या एस्केलेशन को लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये तो एस्केलेशन के रेट्स हैं। मुझे ये बताओ, मटेरियल में कितने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं? फटाफट से बताओ, मटेरियल में कितने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं?
तो मटेरियल में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो तो 2 लाख के प्राइस बढ़ रहे हैं। कितने के ऊपर? 7 लाख पर। तो मुझे बताओ कितने परसेंट मटेरियल का प्राइस बढ़ गया? मटेरियल का प्राइस कितने परसेंट बढ़ गया? 2 लाख का प्राइस बढ़ गया ऑन 7 लाख। तो 2/7%, तो 28% प्राइसेस बढ़ गए। मैक्सिमम कितने पैसे मिलने हैं? मैक्सिमम कितने पैसे मिलने हैं? मैक्सिमम मिलने हैं 20%। तो मुझे ये बताओ देयरफॉर मैक्सिमम 20%। किसका 20%? 9 लाख का 20% के 7 लाख का 20%? किसका पैसा? 7 लाख का जो ओरिजिनल अमाउंट था उसका 20%। कितना हो गया? 1,40,000। कोई मुश्किल है क्या? कॉमन सेंस लगाते जाओ तो समझ में आ रही है। लेबर का पैसा बताइए कितना होगा? प्लस एस्केलेशन लेबर। लेबर में 15% तक का है, तो पहले तो मुझे लेबर का प्राइस बताओ। लेबर का प्राइस हो गया 6 लाख का 6,30,000। 30,000 बढ़ गया ऑन 6 लाख। कितने प्राइस बढ़ गए? कितना प्राइस बढ़ गया? 5%। 5% महंगाई हो गई। मुझे बताओ क्या मुझे 15% तक के पैसे देने थे, तो क्या मुझे 15% मिलेगा कि 5% मिलेगा? आई एम नॉट श्योर। क्या मैं 15% क्लेम करूंगा या 5%? भाई जितनी महंगाई हुई है उतने ही तो मिलेंगे। तो कितनी महंगाई हुई है? 5%। वैसे वो वही 30,000 आएगा। तो मैंने कहा जी ये मिल जाएगा 30,000 रुपए। यानी विल बी गेटिंग दिस अमाउंट। इसके अलावा क्या मेरे पास एडिशनल वेरिएशन आई है, तो क्या मुझे वेरिएशन के पैसे भी मिलेंगे? फटाफट से बताइए। क्या मुझे वेरिएशन के पैसे भी मिलेंगे? द आंसर इज यस। फटाफट से बताना वेरिएशन के कितने पैसे मिलेंगे? वेरिएशन के 5 लाख रुपए मिलेंगे। क्या मेरे पास कोई अप्रूव्ड क्लेम भी है? तो क्या अप्रूव्ड क्लेम के भी पैसे मिलेंगे? हाँ, अप्रूव्ड क्लेम के भी पैसे मिलेंगे। कितने में मिलेंगे? 70,000 रुपए अप्रूव्ड क्लेम के पैसे मिलेंगे। और तो कुछ नहीं है। जोड़े 30, 31, 36, 37, 37, 40। दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या रिकॉग्नाइज हो जाता है या इसमें डिग्री मल्टीप्लाई करनी पड़ती है? क्या यही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है? नहीं भाई साहब, ये तो रेवेन्यू निकला है। रिकॉग्नाइज में तो बाद में मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा? डिग्री। कितना काम आप कर चुके हो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। क्या एक सवाल आपको और दे दूं? एस्केलेशन ऑफ मटेरियल प्राइसेस में, हाँ बिल्कुल रुपेश, सीधा भी लिख सकते थे पर मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। क्या आपका एक छोटा सा टेस्ट लूं? फटाफट से बताओ। क्या तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लूं? नहीं नहीं सर, आप प्लीज सर हमारा छोटा टेस्ट मत लो। अरे मेरी पेंसिल मिल गई, मुझे लग रहा था मेरी पेंसिल घर रह गई है। भाई पहले तो ये सारे बच्चे समझ लो, सारे बच्चे जो मुझे देसी टीचर बोलते हैं, क्या मेरे पास भी आईपैड है और मेरे पास भी पेंसिल है? मेरे पास भी पेंसिल है और मेरे पास भी आईपैड है। मेरे को आज से देसी कहना बंद कर दो, ओके? बोलो हमारे टीचर मॉडर्न हो गए हैं। वे सबसे ज्यादा जो है इनकी उम्र वाले हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और सीनियर हैं, और ये भी अपने पास अब आईपैड ले आए हैं। ठीक है, मेरी मूंछें गर्व से ऊंची होती जा रही हैं। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले हम लोग आपका एक छोटा मिनी टेस्ट लेंगे। कितनी देर का टेस्ट लेंगे? टेस्ट होगा आपका 7.5 मिनट का। मैं पर 7.5 मिनट दूंगा नहीं आपको, मैं थोड़ा कम टाइम दूंगा। मैं 5 मिनट दूंगा। ओके, आई विल बी गिविंग यू 5 मिनट्स टू डू दिस टेस्ट। तो आप 5 मिनट में वो टेस्ट पूरा करेंगे। ठीक है, यू विल हैव 5 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चन। और मैं आपके सामने क्वेश्चन निकाल रहा हूं, बस 2 मिनट लगेंगे। और 2 मिनट के अंदर अंदर ही आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा और आप वो क्वेश्चन करेंगे। पढ़वा मैं दूंगा आपको। ओके, आई रीड इट विद यू, बट यू विल अल्टीमेटली डू इट योर सेल्फ। यू विल हैव 5 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चन। और 5 मिनट्स क्वेश्चन पढ़ने तक के हैं ऑल टाइम्स। ठीक है,
इसके अंदर भी तो कुछ लगेगा ना, तभी तो चलेगा ये। इसमें भी तो कुछ डालो। हैं? लैपटॉप से निकालो। लो भाई, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, रीड मैं कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। नितेश, फटाफट से मेरे साथ साथ देखेंगे। AB contractors enter into contract on 1st of January 2001 with XY to construct a 5-storied building। कोई दिक्कत की बात हो तो बताओ। वैसे 5 स्टोरी तो भारी बिल्डिंग हो गई, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि 5 स्टोरी है कि 50 स्टोरी है? इससे क्या फर्क पड़ता है? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट AB is required to complete the construction in 3 years। फटाफट से बताओ कितने समय में आपने काम करना है? तुमने कितने समय में काम करना है? 3 इयर्स में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। फिक्स्ड प्राइस 5 करोड़। कितने पैसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे? कितने पैसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे? 5 करोड़। फिर वो कहता है मटेरियल एस्केलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% इन द इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। बताइए, मटेरियल कॉस्ट की एस्केलेशन कितनी मिलेगी? टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। और लेबर कॉस्ट की एस्केलेशन कितनी मिलेगी? अप टू 30% ऑफ द इंक्रीज इन वेजेस। ये 30% मिलेगी। ओके। इन केस AB लिमिटेड इज एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन लेस देन 2 years 10 months, इट विल बी एंटाइटल्ड फॉर एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 50 लाख। हिंदी कर दूं कि समझ में आ रही है? कि अगर हमने काम 2 साल और 10 महीने में कर दिया तो आपको इनाम मिलेगा 50 लाख। However, in case of construction is delayed beyond this period, XY will charge penalty of 20 लाख। क्या पेनल्टी भी लग सकती है? इनाम छोड़ो, घर से पैसे जा सकते हैं। हाँ, अगर ढुलमुल रवैया रखा तो पैसे देने पड़ जाएंगे। At the start of the contract, AB has a reason to believe that construction will be completed in 2 years and 8 months. Assume the construction is completed in 2 years and 9 months. कोई दिक्कत की बात हो तो बताइए। फटाफट से बताइए। तो क्या मुझे पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी? जल्दी से जवाब दो। क्या मुझे पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? पेनल्टी नहीं लगेगी। इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इनाम, बच्चे कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। तो इनाम तो पक्का मिलेगा। 2 साल 10 महीने में काम करना था, हमने कंप्लीट कर दिया 2 साल और 9 महीने में। इसका मतलब आप अपना रेवेन्यू जब निकालेंगे तो आपके लिए वो एलिजिबिलिटी बनती है, 50 लाख ये मिलेगा। लेबर कॉस्ट, अब कौन सा वाला? हरा वाला। लेबर कॉस्ट वॉज ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी 1.2 करोड़। However, the cost have increased by 25% during the construction period। कितना आपको इसमें पैसा मिलना है? लेबर कॉस्ट में कितना पैसा मिलना चाहिए? लेबर कॉस्ट में ऊपर देखिए कितना अलाउड था, ये लिखा हुआ है 30% अलाउड है। कितना अलाउड है? 30%। तो आपके पास जब हुआ है तो 25%, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 30% मिलेगा। बोलो हाँ, आपको 30% मिलेगा, क्योंकि 30% उसने कहा है तो 30% मिलेगा। हुआ एक्चुअल में 25% है। तो बताइए क्या लिखूं अपने पास? द करेक्ट आंसर इज 25% मिलेगा। मटेरियल कॉस्ट्स have increased by 40% due to short supply। The total increase due to 40% is 80 lakhs। फटाफट से बताना, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर आपको कितने पैसे मिलने थे? आपको 20% तक का मटेरियल कॉस्ट मिलना है। लेकिन आपकी मटेरियल कॉस्ट बढ़ कितने गई है? 40%। तो क्या पूरे 80 लाख मिल जाएंगे? क्या पूरे 80 लाख मिल जाएंगे? नहीं, पूरे 80 लाख तो नहीं मिलेंगे, ढूंढना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है?
यू आर रिक्वायर्ड, योर टीचर लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड लिखा है? सर ये तो हमारे बारे में इंस्टीट्यूट ने लिखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट व्हाट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन द अबव केस। तो आपने आंसर देना है कि इसका रेवेन्यू कितना होगा। Assume in the year XY has requested AB to increase the scope of contracts. Additional floor is to be constructed and there is increase in the fees by 1 crore. What is this? What is this? ये additional काम दे रहा है। हर्षिता ने कहा ये क्लेम है। क्या ये क्लेम है? नालायक। सरिता ने कहा ये एस्केलेशन है। क्या ये एस्केलेशन है? नालायक। आपको एक नई मंजिल बनाने को बोल रहा है, तो ये क्या है? दिस इज वेरिएशन। What is this? This is variation. AB has incurred a cost of 20 lakh for getting the local authority approval, which will be entitled to claim from XY in increase in the fees. कहता है सरकार को रिश्वत देनी पड़ी। और सॉरी रिश्वत तो नहीं बोलनी चाहिए, पर होती तो वैसी है ना। हमें सरकार को कितने रुपए देने पड़ गए? 20 लाख। क्या बिल्डर उसके पैसे क्लेम करेगा? बिल्डर उसके पैसे क्लेम करेगा। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज योर क्लेम। मेजर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन दिस केस। ये क्वेश्चन कहां से लिया मैंने? आपको मालूम है ये क्वेश्चन कहां से लिया मैंने? ओ, ये क्वेश्चन मैंने आपकी स्टडी मटेरियल से लिया है। अच्छा, ये मई 24 की स्टडी मटेरियल है। हमारी किताब में भी ये क्वेश्चंस हैं, बट किताब अभी आई नहीं है, इसलिए मैं इस स्टडी मटेरियल से कर रहा हूं। तो मई 24 की स्टडी मटेरियल की कौन सी इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोग? हम कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2। तो क्या आपको मैंने क्वेश्चन पढ़वा दिया? अब आप अकेले आंसर करेंगे? राहुल कुमार का आंसर आ गया, तरुण का भी आंसर आ गया, खुशी का भी आंसर आ गया, रुपेश का भी आंसर आ गया, बट आंसर में वेरिएशन दिख रही है। किसी का आंसर क्या है तो किसी का आंसर क्या है? फटाफट से बताओ। 19,50,000 भी आंसर है। 19 करोड़ 50 लाख। गौरव का आंसर 7 करोड़ 16 लाख है। रश का आंसर 7 करोड़ 7.4 करोड़ है। आई एम नॉट श्योर। करिए फटाफट से। तनिष्क ने कहा केस 1 केस 2। केस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर। एवरीथिंग इज करेक्ट इन दिस केस, देयर इज नो नीड ऑफ एनी केस। मोहित यादव का आंसर है 8 करोड़ रुपए का। अमर सिंह का आंसर है 9 करोड़ का। आर्यन का आंसर है 7.4 करोड़ का। तनीषा का आंसर है 7.16 करोड़ का। और YouTube पर हमारे पास है धनंजय वाघे, उनका आंसर है 7.35 करोड़। और जो क्लास कर रहे हैं उनके अंदर बच्चों का अंकित सिंह का आंसर है 7 करोड़। रुपेश का आंसर है 7 करोड़ 34 लाख। तो अलग अलग आंसर आ रहा है मेरे पास। क्या हम किताब का भी आंसर देखें एक बार? ये लो, तो करेक्ट आंसर है 7.4 करोड़। ओ माय गॉड। तो तरुण, एनी और जिनका भी ये आंसर था, क्या तुमने किताब से तो कॉपी करके नहीं बताया? तुमने किताब में से तो कॉपी नहीं किया? तरुण, अरिंदम। तरुण ने कहा नहीं नहीं आप ऐसी बात ना करो। खुशी, खुशी हमारे YouTube पर भी है और खुशी इधर भी है, दोनों ने बात का आंसर भेजा है। तो आंसर है 7.4 करोड़। अब मुझे फटाफट से पहले ये बताओ, इसका रेवेन्यू निकालना है। ये तो हो चुका था, वो नहीं हुआ। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। हमारी किताब में भी ये क्वेश्चन प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 2 ही होगा, बट फिर भी अब मैं अभी यहाँ 2 नंबर लिख रहा हूं। आई एम नॉट श्योर हमारी किताब में ये क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा। ठीक है। तो मुझे सबसे पहले बताओ मेरा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, पहले हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितना है? हम ना फिगर्स को किस में लिखते हैं? करोड़ों में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल का डेटा करोड़ों में चल रहा है तो हम भी करोड़ों में लिखेंगे। तो आदित्य, मैं किताब में से नहीं देख रहा हूं, आप मुझे बताते जाना। ऋतिक कह रहा है टू द एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? टू द एक्सटेंट का मतलब होता है अधिकतम, यहां तक मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलेगा। ओके ऋतिक। तो बच्चे ने कहा ये 5 करोड़ मिलेगा। ओके। आगे बताइए।
और क्या क्या चीज है? आश्रय कह रहे हैं कि सर आपने 1.2 करोड़ ऐड क्यों नहीं किया? मैं तो भी एक 5 करोड़ ही लिखा है, मैं तो और कुछ किया ही नहीं है। तो वापिस आइए और मेरे साथ साथ देखो। मुझे ये बताओ, ये 5 करोड़ के अलावा मटेरियल के पैसे मिलने हैं अप टू 20%, और मटेरियल का प्राइस बढ़ा है 40%, 80 लाख का। तो सारे बच्चे बताओ मटेरियल का कितना पैसा मिलेगा? मटेरियल एस्केलेशन। तो ये बताओ हमारे पास 40% में कितना प्राइस बढ़ा है? 0.8 करोड़। तो 20% में ये कितना होगा? क्योंकि मुझे तो 20% तक ही मिलना है ना, तो ये कितना मिलेगा? तो आप अपने पास इसको ऐसे कर सकते हैं कि 0.8 अगर 40% है तो हमें तो 20% ही मिलना है, यानी कितना मिलेगा? 0.4 करोड़। एग्रीड? हमें 40 लाख रुपए ये मिलेंगे। और बताइए, मेरे पास क्वेश्चन वहां पड़ा है, आप बताइए अगर आपको याद हो तो, क्या लेबर के भी एस्केलेशन मिलनी है मुझको? लेबर की भी एस्केलेशन मिलनी है। तो लेबर की एस्केलेशन क्या है? आओ दिखाओ जरा। तो बताइए लेबर की एस्केलेशन कहां तक मिलनी है? ये मिलनी है मुझको 30%, पर हुई कितनी है? 25%। तो क्या 25% मुझे पूरे मिल जाएंगे? बताइए फटाफट से, क्या 25% पूरे मिल जाएंगे? हाँ। अब ये बताओ, लेबर का खर्चा 1.2 करोड़, तो 25% आपको मिलेगा, तो कितना अमाउंट हो गया? 1.2 करोड़ का हमें 25% मिल जाएगा, तो कितना हो गया जी ये? तो खुशी, राकेश अग्रवाल, अरिंदम 30 लाख, और लेबर को 1.2 करोड़ ऐड क्यों नहीं किए? आश्रय कह रहे हैं लेबर को क्यों नहीं ऐड कर रहे? लेबर के पैसे थोड़ा ना मिलेंगे। आश्रय, ऐश्वर्य, या जो भी, मैं आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, ऐश्वर्य मेरे बच्चे, जब वो मुझे पैसे दे रहा है तो लेबर के भी पैसे देगा? नहीं देगा ना, वो तो एस्केलेशन के पैसे देगा। बाकी तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल के पैसे, लेबर के पैसे इनिशियल को अंदर मिलने ही मिलने थे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? वो जो मुझे 5 करोड़ दे रहा है, वो इसी बात की तो दे रहा है कि मटेरियल लगाना, लेबर लगाना, बिल्डिंग बनाना। और अगर महंगाई हो गई तो महंगाई के पैसे मिल जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ गई? वो लेबर के पैसे थोड़ा ना देगा आपको, क्योंकि लेबर के पैसे तो पहले ही दे रहा है आपको जब 5 करोड़ रुपए दे रहा है। बात समझ में आ गई शर्मा जी? चलिए, तो आगे मुझे बताइए कितना अमाउंट और मेरे पास आ जाएगा। हाँ, खुशी आपका भी आंसर ठीक है, श्रुति, शशांक और इन तनीषा, सबका आंसर आ गया है। आगे दिखाइए जरा मुझको। तो मैं यहां तक पहुंच गया था, मुझे बताओ इनाम कितना मिलेगा या पेनल्टी कितनी लगेगी? तो हमने काम पूरा कर दिया 2 साल 9 महीने में, और हमें 2 साल 10 महीने में काम करने पे 50 लाख का इनाम मिलता है। क्या हम ये 50 लाख के इनाम के हकदार हैं कि पेनल्टी के हकदार हैं? तो हम इंसेंटिव के हकदार हैं। बताएंगे कितना हो गया? 50 लाख का मतलब कितना हो गया? 0.50 करोड़, 0.50 करोड़। ओके, आगे मुझे बताइए। क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है? यहां तक तो पहुंच गए, तो ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये आ गया, एक काम हमने बढ़ा दिया था, 1 करोड़ का काम बढ़ गया था, और 20 लाख का एक रेवेन्यू और भी आ रहा है क्लेम का। तो दोनों अमाउंट और जोड़ दीजिए, तो यहां लिखे प्लस वेरिएशन। 1 करोड़ था ना ये, शायद देखना एक बार, मैं 1.2 इसके साथ 1 था, ये क्या था? और क्लेम का अमाउंट था शायद 0.2, एक बार चेक कर लो। हाँ, यही है। और तो कुछ था नहीं मेरे ख्याल से। दिस वाज द लास्ट आइटम। द आंसर इज यस, दिस इज द लास्ट आइटम। तो मुझे बताइए टोटल 5, 6, तो अब आप जोड़ के बताओ कितना हो गया? क्या ये आंसर टैली कर रहा है हमारा? क्या ये 7.4 बन गया कि नहीं बन गया? अरिंदम कह रहे हैं बन गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है? ये भाई साहब टोटल है। रिकॉग्नाइज कैसे निकलता है? रिकॉग्नाइज कैसे निकलता है? रिकॉग्नाइज के लिए आपको डिग्री चाहिए। क्या मैंने डिग्री की बातें आपके साथ करी हैं? द आंसर इज नो, मैंने डिग्री की बातें आपके साथ नहीं की हैं। बच्चा कह रहा है एक बार क्वेश्चन और दिखाओ, तो ये लो।
देखो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप पहले मेरी तारीफ करो, बोलो आप मॉडर्न हो गए। पहले ये बोलो शर्मा जी आप मॉडर्न हो गए। आपको ये कहना पड़ेगा, तो मैं आपको एक चीज करके दिखाऊंगा। अर्पित ने कहा हाँ, आदित्य ने भी कहा अब तुम ताऊ जी आप मॉडर्न हो गए। ये देखो। अब मैं करूंगा जादू। टेन 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 टेन। ये देखो, मैंने इसके अंदर से सारा का सारा रब करके दिखा दिया, एक ही बार में सारा का सारा रब हो गया। इसे बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, अब कोई दिक्कत की बात नहीं, अब हम बन गए हैं बिल्कुल मॉडर्न टीचर। सारे टीचर पढ़ा रहे हैं आईपैड पे। अब ये ना कहना बाजार में जाके कि शर्मा जी टेक्नोलॉजी वाले नहीं है, क्योंकि सारे जितने भी और हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो यही कहते हैं, कह रहे हैं शर्मा जी तो पुरानी टेक्निक से पढ़ाते हैं, वो तो बोर्ड पे पढ़ाते हैं। बोलना नहीं नहीं, शर्मा जी अब बोर्ड से नहीं पढ़ाते हैं, उनके पास भी आईपैड है और उनके पास भी पेंसिल है। ओके, मेरा अपने नाम बदनाम नहीं करना है, ठीक है, मेरा आपको आपने मॉडर्न रखना है। बोलना बिल्कुल मॉडर्न है शर्मा जी। और बताना मत कि मैं बोर्ड के ऊपर से पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं इसका प्रिंट आउट ले लेता हूं। ये मैंने अपने पास इसका प्रिंट आउट ले लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद हमारा अगला स्टेज क्या है। बस उस नोट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हमारा काम खत्म हो गया। अब मुझे बताओ अगली चर्चा किसकी आ रही है। अगली चर्चा आ रही है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की। हाँ, प्रियंका डिग्री की भी उसके कॉस्ट के बाद डिग्री आ जाएगी। ओके, अभी तो मैंने लास्ट क्लास में डिग्री का मोटा मोटा बता दिया था, बट कॉस्ट पता चलेगी ना तो कॉस्ट से डिग्री निकलती है। तो मैं कॉस्ट समझाऊंगा, फिर डिग्री निकालना सिखाऊंगा, तो फिर हमारी बात बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये मेरे पास नोट्स हैं उसके कि हम कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं। दिखाओ जी। तो ये होती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, जिसमें कुछ डायरेक्ट कॉस्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, कुछ ये हैं, कुछ फ्यूचर कॉस्ट हैं। इनसे निकलती है क्या, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ओ, पर आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा। आज मेरा गला बैठा हुआ है और मुझे लगता है कि मेरे को गले में थोड़ा सा आराम की जरूरत है। क्या होता है ना, कई बार चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाने से गला बैठ जाता है। तो मेरे को वैसे तो डॉक्टर ने बिल्कुल कहा था शर्मा जी आपने बोलना भी नहीं है, और मैंने अपने पास अभी तक प्रैक्टिकली क्लास एक सुबह भी ले ली और एक अभी भी ले ली। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहूंगा, और कल संडे है तो प्रॉब्ली मैं और रेस्ट कर लूंगा। तो आपके पास जब तक ट्यूसडे को आऊंगा तो बिल्कुल गला मेरा फिट होगा, हम गाने गाएंगे। आज मैं ज्यादा गाने भी नहीं गाए इस चक्कर में कि मेरा गला बैठा हुआ है। अगर आज मैं गाने गाता तो मच्छर टक्कर नहीं मारते लैपटॉप से, आपके माता पिता आके लैपटॉप बंद कर देते, कहते बंद करो इसकी क्लास मत लो, ये तो बताओ कैसे गाने गाता है। तो आज मैंने इसलिए गाने नहीं गाए। मेरे पास आज देखो डॉक्टर ने भी दवाई दे रखी है, पर मैंने अभी तक खाई नहीं, मैं अभी खाता हूं। माधव, हमारी क्लास का टाइम है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज। तो मैं अब अपने पास आपको मिलने वाला हूं ट्यूसडे को। आज है सैटरडे तो मैं मिलूंगा ट्यूसडे को। आपको पढ़ाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे यंग फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि मैं यंग बच्चों के साथ हूं और मेरे को बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि बिल्कुल मैं छोटा बच्चा हो गया। आप सबका हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, जीवन में बहुत तरक्की करो, मंगल करो, अच्छे से पढ़ाई करो, लिखाई करो, अपना नाम रोशन करो, माता पिता का नाम रोशन करो। मिलेंगे आपको मंगलवार को, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।